तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के मुतालिक। और बच्चों में ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है कि आंखों का टेढ़ापन या फिर जिसको भींगापन कहा जाता है, उसकी वजूहात क्या है, इलाज क्या है और एहतियात क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी हैं। जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं ना, तो दोनों आंखें खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ फोकस्ड हो जाती है। और अगर किसी वजह से इन दोनों आंखों की कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाती है तो भेंगेपन की बीमारी सामने आती है। और बच्चों में ख़ास तौर पर ये मसला सामने आता है। बहुत मर्तबा हमने देखा है कि भेंगापन नफ्सियाती उलझनों का बाइस भी बनता है, क्योंकि चेहरा आपका बहुत से लोग कहते हैं कि बदनुमा हो जाता है। और जिन बच्चों में उज़लात का फॉलिज इसकी वजह होता है, उनमें लाशऊरी तौर पर सर और चेहरा अब नॉर्मल पोजीशन इख्तियार कर सकता है। और इसी पोजीशन से गर्दन के मोहरे उम्र भर के लिए ख़राब होने का ख़दशा भी होता है। सर दर्द रहता है, चक्कर आना, पढ़ते हुए अल्फाज का हरकत करना शुरू कर देना और इस मर्ज़ की आम अलामात हैं। इसके अलावा क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और इस बीमारी की वजूहात क्या हो सकती हैं, एहतियात क्या हो सकती है और ये क्या रिवर्सिबल है या नहीं है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुइन मौजूद हैं, जो कि आई सर्जन हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसकी एहतियात क्या है और इसका बचाव क्या है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हमने बच्चों में ख़ास तौर पर जो आंखों में टेढ़ापन या जिसको भींगापन कहा जाता है उस पर बात करनी है। सबसे पहले तो बताएं इसकी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या यूज़ होती है? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसकी इस्तेमाल होती है स्क्विंट के नाम से या स्ट्रेबिस्मस इंग्लिश में जो कहते हैं, उर्दू में जो आप कह रही हैं भींगापन, यही कहते हैं इसको। मतलब यही होता है जी। अच्छा, तो दूसरा ये वजह क्या है इसकी कि ये क्यों होता है बच्चों के अंदर, ये इतनी प्रेवलेंस क्यों पाया जा रहा है हमारे मुआशरे में? जिस तरह आपने बता रही थी कि भींगापन, इसमें हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें तो ज़्यादा दो किस्म के आते हैं। एक वो आता है जो कि बचपन में देखा जाता है और ज़्यादा वो मुख्तलिफ कॉजेज़ या मोटर कॉजेज़ की वजह से होता है, और एक वो है जिसमें आपके मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं या पैरालिटिक, या जिसको कहते हैं फालिज की सूरत में कोई नर्व काम ना कर रही हो, उसकी सूरत में आता है। जो हमारे पास जिसमें बच्चों में जब बनता है स्क्विंट, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक है कि जब वो शुरू में बन रहा होता है तो शायद उन्हें थोड़ी देर के लिए दो नज़र आने की कैफियत आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ब्रेन जो है जब एक आंख सीधी रहती है और एक अंदर चली जाए या बाहर चली जाए, हाँ, तो जब वो एक अंदर चली जाती है तो ब्रेन में कंपेटिटिव इनहिबिशन है, यानी कि जो अच्छी आंख है जिससे इमेज सिग्नल बेहतर नज़र आ रहा है या डोमिनेंट आई है, वो उसी से देखना शुरू कर जाती है। और दूसरी, हालांकि वो आंख कनेक्शन ब्रेन में ठीक है, पर्दा ठीक है, लेकिन वो आंख टेढ़ा होने की वजह से दिमाग उससे देखना छोड़ देता है, तो उसकी वजह से उसकी विजन ड्रॉप कर जाती है। उसको हम लेजी आई या एम्ब्लायोपिया या सुस्त नज़र का नाम देते हैं। नहीं तो ये क्या जो फैमिली हिस्ट्री है, ख़ानदानी बीमारी भी हो सकती है, उससे भी ये आ सकती है जीन्स के अंदर आपके? बचपन में भींगापन जितने आते हैं उनको अगर हम ब्रॉडली कर लें तो एक आता है जिसमें आंख अंदर चली जाती है, हम ईजोट्रोपिया कहते हैं। एक में बाहर फिर जाती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। और एक आते हैं जिनमें कि ऊपर या नीचे भी जा सकती है, उनको वर्टिकल कहते हैं। ओके। दो देखने में जो ज्यादा कॉमन है वो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, या बाहर जा रही है या अंदर जा रही है। जो अंदर जाने वाली चीज़ है उसके अंदर ज़्यादा जो उसका रोल है वो ये है कि ऐनक के नंबर का रोल आता है उसमें। सरप्राइजिंगली मरीज़ों को पता नहीं होता, लेकिन आपकी अगर सपोज बच्चों में ऐनक का नंबर प्लस में होता है, बच्चे जब पैदा भी होते हैं तो उनकी आंख हाइपरमेट्रोपिक या थोड़ी प्लस में होती है, लेकिन जिनका प्लस का नंबर ज़्यादा हो, सपोज अगर किसी का 5-6 है, तो वो 5-6 नंबर ब्रेन में कैपेसिटी होती है कि वो ब्रेन आँख के अंदर मसल को इस्तेमाल करके वो 5-6 से बच्चे को सामने क्लियर दिखा सकता है। अच्छा। तो जब वो 5-6 का नंबर जो नॉर्मली हम नज़दीक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वो दूर के लिए ब्रेन उसको आँख में फिट कर देता है, तो उससे ये होता है, क्योंकि नॉर्मल एक रिफ्लेक्स है कि जब भी आप पढ़ने के लिए नज़दीक देखते हैं तो आंखें अंदर भी जाती हैं, दोनों आंखें नॉर्मली ऐसे अंदर जाती हैं, दो कैमरे करीब देखने के लिए। तो वो दूर देखने में अगर आप प्लस का नंबर इस्तेमाल कर ले आंख, तो वो अकोमोडेशन या अंदर जाने की कैफियत जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन जनरेट कर जाता है। तो इसकी वजह से वो भैंगे होना शुरू हो जाते हैं। असल वजह जो है वो ऐनक का नंबर आती है, जो कि अंदर जाने वाला या ईजोट्रोपिया जो है, जो भैंगापन है, उसके अंदर ज़्यादा ये होता है कि आँख के अंदर प्लस का नंबर दूर के लिए आँख जनरेट कर रही है,
तो ब्रेन समझता है शायद ये करीब ही देख रहा है। अच्छा। तो वो दूर को करीब समझता है तो आंख अंदर चली जाती है, और वंस अंदर चली जाए तो थोड़ी देर के लिए जब अंदर जाती है तो उसकी नज़र ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। उसको एम्ब्लायोपिया जिस तरह कहा था, जब वो ड्रॉप होती है तो फिर वो जो स्क्विंट है वो परमानेंट होना शुरू हो जाता है। तो शुरू में वो इंटरमिटेंट होता है, कभी कभी हो गया कभी नहीं हुआ, या बच्चा नज़दीक देखता है तो उस वक्त हो जाता है, लेकिन बाद में वो परमानेंट हो जाता है। और उसकी विजन ड्रॉप जब ड्रॉप कर जाए एम्ब्लायोपिया, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अलहदा करनी पड़ती है कि सबसे पहले उसकी ऐनक का नंबर निकालना पड़ता है। ऐनक का नंबर जब निकल आता है तो फिर एक आंख से तो वो सीधा सही दिखाना शुरू कर देते हैं, हाँ। लेकिन दूसरी फिर भी टेकअप नहीं करती क्योंकि वो अंदर देखने की आदत पड़ चुकी थी, तो उसको पैच करना पड़ता है। तो कभी आपने पैचिंग देखी हो, जिस तरह पायरेट पैचिंग बच्चे तो वैसे करते हैं, तो बच्चों को पायरेट पैचिंग मजबूरन करानी पड़ती है। तो वो शुरू में हम 2-2 घंटे दिन में कराते हैं कि एक आंख को बंद कर लें। नहीं तो इसका ताल्लुक आपकी फैमिली हिस्ट्री के साथ नहीं है, या है थोड़ा बहुत है इसका? दो चीजें आ जाएंगी, एक फैमिली हिस्ट्री जिनको होती है उनको होने के चांस ज्यादा रहते हैं। एक स्क्विंट एक वो भी है जो कि बगैर किसी नंबर के आ सकता है। अच्छा। तो एक जो मैंने आपको पहले बताया वो अकोमोडेटिव स्क्विंट है, जो कि एनको की नंबर की वजह से जनरेट होता है। एक होता है इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया या पैदाइशी जो होता है वो जेनिटल ज्यादा आता है, वो पेरेंट्स के अंदर होने के चांस रहते हैं। जिनके पेरेंट्स को हो वो टेढ़ा देखते हैं। फिर उसको इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया कहते हैं, जो अंदर चला जाता है। ठीक है। और एक आता है कि जिसमें आंख बाहर की तरफ फिरना शुरू हो जाती है। ओके। जिनमें बाहर की तरफ फिरती है, चूंकि वो बाहर जब देख रहा होता है तो उसमें ब्रेन का अपना मैकेनिज्म कि उसके अंदर नजर इतनी ड्रॉप नहीं करती है, एम्ब्लायोपिया कम होता है बनिस्बतन अंदर फिरने वाली आंख में, और ऐनक का नंबर भी ज्यादा अंदर वाली फिरने वाली आंख में लगता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट महंगापन हमने पकड़ना होता है वो ज्यादा ये है कि जिसकी अंदर फिरती है, तो अंदर फिरने वालों को आपने ऐनक का नंबर निकालना है। और बच्चों में ऐनक का नंबर निकालना है, ऐसा नहीं है कि बड़ों की तरह कि आप मशीन पे बैठे हैं वो निकल आएगा। हाँ। तो बच्चों के साथ जरा पेरेंट्स को मेहनत हमें भी ज्यादा करनी पड़ती है, उनको भी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको खास कतरे डाल के उनके अंदर जो आंख के अंदर मसल्स है उनको रिलैक्स करना पड़ता है, ताकि जो वो स्क्वीज कर रहे थे दूर देखने के लिए, जो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे थे वो ना कर सके और हम वो नंबर निकाल सके जो बेस लाइन उनकी आंख के अंदर है। तो वो नंबर जब निकल आता है तो फिर उसके बाद उनको ऐनक का नंबर देते हैं। तो कई बार बच्चों की जो ऐनक है वो 2 स्टेप में चेक होती है। एक बार सिर्फ कतरे डाल के नंबर की पैमाइश करते हैं कितनी है, या तो मशीन पे कर लेंगे या वैसे हमारे पास आला होता है रेटिनोस्कोप, उससे कर सकते हैं। जब वो हो जाती है तो फिर अगले दिन उसको बुला लेते हैं कि हाँ जी अब ऐनक का नंबर चेक कर लें। कई बार हमें पता अंदाज़ा हो जाता है, कई बार जो नॉन बच्चे वर्बल होते हैं, जो बोल नहीं सकते, बता नहीं, बोलने से मुराद है कि वैसे तो बोलते हैं लेकिन नंबर पढ़ नहीं सकते, पढ़ के बता नहीं सकते, उनके अंदर फिर हमें एक कैलकुलेटेड हमारा गैस होता है कि हाँ जी इतने बच्चा है, इतनी एज का है, अगर ये है तो इतना नंबर हम उसको सेफली दे सकते हैं। तो वो हम उसको दे देते हैं और फिर बाद में उसको बुलाते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं कि वो ऐनक लगाता है कि नहीं लगाता, टेढ़ापन सीधा हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इजोट्रोपिया है ये वो चीज़ है जो कि ऐनक से ठीक हो जाता है मेजॉरिटी बच्चों में, कईयों में नहीं भी होता लेकिन मेजॉरिटी में ठीक हो जाता है, तो अच्छी बात है। और वो जो इन्फेंटाइल है, इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया अनफॉर्चुनेटली वो एनको से ठीक नहीं होता क्योंकि उसमें ऐनक का नंबर नहीं होता। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली सर्जरी करके ही उसको मसल्स को एक को ढीला करते हैं और एक को टाइट करते हैं ताकि बेहोश करके उसका ऑपरेशन करके उसके उसका सिर्फ जो ट्रीटमेंट वो ऑपरेशन ही है, उसका इन्फेंटाइल में ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और जो वो ऐनक वाला है, जिनका ऐनक का मसला होता है, उनका सिर्फ एक ही आंख की जो आई साइट है वो ड्रॉप करती जाती है, दोनों आंखों की हो रही होती है? दोनों की ड्रॉप करती है, दोनों की ड्रॉप हुई होती है। कई लोगों में एनाइसोमेट्रोपिया एक लफ्ज़ है, यानी कि एक आंख में नंबर ज्यादा है एक में कम है, वो भी एक वजह बन सकती है जिसकी वजह से हो सकती है। अभी तो मैंने आपको टेढ़ेपन की एक ही वजह बताई है कि हाइपर वो है कि ऐनक के नंबर से जनरेट होता है। कई लोगों को उसमें से कोई और मसला हो, पर्दे में से नज़र ना आ रहा हो, पर्दा ख़राब हो, पर्दे के ऊपर कोई ट्यूमर बन जाए, कोई सफ़ेद मोतिया बन जाए, उससे भी आंख फिर सकती है। चूँकि जब एक आंख को नज़र आता है और एक को नहीं नज़र आता तो वो कहती है मुझे तो पता नहीं देखना कहाँ पे है, वो कभी इधर जा सकती है इधर जा सकती है, चूँकि ब्रेन से उसका कंट्रोल लिंक मेरा मतलब कनेक्शन इतना नहीं रहता जिसकी बेसिस पे वो फोकस कर सके। तो दो कैमरे ऐसे हैं कि ब्रेन उनको ऑटोमेटिकली स्कैन करके
और जो उनके अंदर तस्वीर बन रही है उन दोनों को जोड़ के एक तस्वीर बनाता है और फिर उस इमेज को लॉक कर लेता है। वो जो लॉक होता है तो फिर उसी के साथ चलता रहता है। तो किसी वजह से किसी का वो अनलॉक हो जाए इमेज तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि स्क्विंट या टेढ़ापन बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसका हल क्या है? एहतियात क्या बरती जा सकती है? अगर बचपन में अगर बच्चों में ये चीज़ें हैं तो क्या एहतियात करनी चाहिए? और बड़े हो के अगर इन केस ये चीज़ें आ जाती हैं या आपको शुरू शुरू में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है तो हम एहतियात बरत के उसको बेहतर उसकी कंडीशन को कर सकते हैं कि नहीं? बच्चों में जो चीज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब ये स्क्विंट बनना शुरू होता है तो उस वक्त पता लग जाता है कि आपको एक तो जिस तरह बहुत अर्ली बन जाता है इन्फेंटाइल जो होता है उसमें तो नज़र आ रहा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि डॉक्टर को चेक कराना कि अगर आपको लग रहा है कि स्क्विंट है तो जो हमने चीज़ें देखनी है या जिस चीज़ का हमने कैलकुलेशन करनी है वो ये देखनी है कि आँख के अंदर कुछ सफ़ेद मोतिया तो नहीं है, अच्छा, पीछे पर्दा ठीक है, पर्दे में तो प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐनक का नंबर है कि नहीं है। अगर है तो फिर देना पड़ता है और उस वक्त फिर मरीज़ों के साथ हमारा डिस्कशन शुरू होती है जिसमें मरीज़ बहुत अपसेट होते हैं कि हाय मेरे बच्चे को ऐनक क्यों लग गई, इतनी छोटी उम्र में वो कैसे लगा लेगा, छोटा सा होता है वो कितना। तो लेकिन बच्चों में ये है कि अगर बच्चे को ऐनक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को +10 का ऐनक, 10 मोटी ऐनक होती है तो कई बच्चों को पैदाइशी बहुत थोड़े होते हैं, ये नहीं कि अगर 100 में से कोई 2 3 4 को ऐसा हो उनका +10 का नंबर भी आ सकता है। और उनको जब बच्चे आते हैं कि हाँ जी 1 साल पे इसको ऐनक, वो कहते हैं 1 साल पे ऐनक कैसे लग सकती है? लग सकती है, वो लगाते हैं। और जिनको लग जाती है वो फिर ऐनक उतारते ही नहीं है बच्चे, वो फिर आप वो कहेंगे हाँ जी तो लगा के सो जाता है, ये क्या वजह है? क्योंकि उसके बगैर उसकी दुनिया ही नहीं चलती, इस वजह से नहीं आती। तो सबसे पहले यही देखना है कि अगर भैंगापन आ रहा है तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देता है कि नहीं आता। अगर उसको भैंगेपन के साथ नजर नहीं आ रहा, आपकी चीजें क्लियर नहीं नजर आती, वो गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस है कि उसको ऐनक के नंबर की जरूरत है। तो ऐनक का नंबर सबसे पहले तो हमने वो करना है। ऐनक के नंबर से हम बिल्ड करेंगे उसकी नज़र, और साथ ही हम अगर उसकी ऐनक भैंगापन अगर मुस्तकिल रहता है, ज़्यादा है, कम कंटिन्यूस रहता है तो फिर हम उसको साथ पैचिंग भी एडवाइस करेंगे। ये दोनों चीज़ें जब हम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आँख उनकी बेहतर कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। चूँकि हम चाहते हैं कि जिनको भैंगापन होता है कि देखें जैसे ही आप भैंगापन आ जाता है तो आप जो चीज़ लूज़ करते हैं वो आपकी एक और चीज़ है जिसको 3D विजन है, जिसको स्टीरियोप्सिस कहते हैं। यानी कि डेप्थ परसेप्शन, कि आपको जिस तरह कोई चीज़ दूर नज़र आ रही है, करीब, दोनों में फ़र्क कैसा नज़र आ रहा है, कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है और दोनों आगे पीछे पड़ी हैं, तो वो डेप्थ परसेप्शन आपकी तब बनती है जब दोनों आंखें लॉक होके एक इमेज को देखें और इकट्ठा देखते रहें। जैसे ही वो डिसोसिएट या उनका कनेक्शन लूज हो जाए, जब आप वापस भी बनाते हैं कनेक्शन तो वो डबल भी वो सॉरी जो 3D विजन है वो इतनी जल्दी नहीं बनती, और जितनी अच्छी पहले होती है उतनी बाकी नॉर्मल लोगों की होती है, उतने तक ले जाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसको अर्ली पिकअप करना, अर्ली ट्रीट कराना, और जितनी ऐनक सही हो जाए और पैचिंग करें, ताकि हमारा एम यह है कि उसकी कम से कम डेप्थ ऑफ परसेप्शन, विजन इक्वल हो जब तक वो हो, और उसके बाद उसकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन बने। और ये सारी चीज़ें जो है पहले 10 साल का जो एज है वो बहुत क्रिटिकल है। ठीक है। तो बच्चों में अगर 10 साल गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद सपोज अगर किसी की लेजी आई है भैंगेपन की वजह से, मुश्किल हो जाता है, पैचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कई लोग ट्राई करते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता कि ब्रेन में वो प्लास्टिसिटी या वो एबिलिटी जो चीज़ें कम हो गई उसको वापस रीगेन करने की वो लूज़ कर जाता है। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों में। इसी तरह बड़ों में बड़े फ़र्क आ जाते हैं। बड़ों में अब सपोज अगर किसी को डबल आ गया है तो उसको सबसे पहले तो कई बार सर में दर्द शुरू हो जाएगी, कई बार जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में उससे पता लगता है। कई लोगों को फालिज भी हो सकता है साथ उसके साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, शुगर अनकंट्रोल है, तो अगर आपको डबल नज़र आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। एक आंख को बंद कर लें ताकि आपको गिर ना जाए, या उसके आगे पट्टी लगा लें ताकि आप गिर ना जाए, फिर डॉक्टर को दिखा दें, फिर वो आपको बताएगा क्या चीज़ है और किस हिसाब से उसका आगे करना है। लेकिन इसका बचाव सबसे, ये जिस तरह एक बार आता है शुगर या ब्लड तो ये दोबारा भी आ सकता है। हाँ जी, ऐसे ही है। वो होता है वही कि छोटी ब्लड वेसल एक पंक्चर हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मरीज़ को समझाना कि आपने ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असल वजह ये है सोर्स आप ख़त्म नहीं करेंगे तो इसको जो मर्जी करते ना ये फिर आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी का हुनाना हादसा ना ठीक हो, या वो लोग जिनके चोट लगने से नर्व कट ही जाए, अच्छा, तो वो रिकवर बहुत कम करते हैं। जिनकी कट जाए किसी वजह से ना, तो उनमें कई बार सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है बनिस्बत इनके जो जिनकी बचपन में की जाती है, तो वो ज़रा मुश्किल और ज़रा ज़्यादा मोर इन्वॉल्व सर्जरी है। क्योंकि सर्जरी जो बड़ों में है और बड़ों में, उनमें भी दो फ़र्क आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब बड़ों में हम करते हैं और किसी की टेढ़ी थी, जब सीधी करते हैं तो तब भी डबल आने के चांस होते हैं। अच्छा, मतलब 100% जो है वो कामयाब नहीं सर्जरी हो हो सकता। जाती है कामयाब, लेकिन हमें उसके अंदर जब हम करते हैं सर्जरी तो हम उसको ऐसे स्टिचेस लगाते हैं जिसके ऊपर वो एडजस्ट हो जाए, या हम ऑपरेशन के बाद उसको अगर डबल आ रहा नज़र हो तो उसको हम फौरन सर्जरी के बाद करेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास ऑप्शन होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जिसकी एहतियात बरत के जो है ना अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। एहतियात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी चीज़ है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हो ही ना आपको। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और बचपन में यही है कि अगर बचपन में आपके बच्चों को है तो सबसे पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, ना कि खुद से ही वो जो आई ड्रॉप्स और बाकी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करना शुरू हो जाते हैं या टोटके करना शुरू हो जाते हैं उनके पीछे लगे। अच्छा, बहुत से लोग जिस तरह आजकल जैसे मिथ्स हैं जी, गाजर खाने से आपके विजन बेहतर होती है, इस तरह की और भी जिस तरह की डॉक्टर मिथ्स बताई जाती हैं हमें, वो वाकई काम करती हैं कि नहीं काम करती हैं? गाजर खाने से वाकई हमारी विजन सही होती है कि नहीं होती है? गाजर, इसमें विटामिन ए की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन ए की। और विटामिन ए इस वजह से इम्पोर्टेंट है, जो पर्दे के अंदर सर्किट हैं, जो केमिकल इस्तेमाल होता है, उसमें विटामिन ए एसेंशियल कंपोनेंट है। वो ना हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी, आपको नज़र आना कम हो जाएगा। तो इस वजह से अगर किसी वजह से नहीं मिल रही है आपको, तो गाजर खाएंगे तो पूरी हो जाएगी। तो गाजर एज सच आपकी न्यूट्रिशन ऑफ द आई के लिए हेल्पफुल है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं खाएंगे तो विटामिन ए और किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। तो खाने में और कई चीज़ें हैं जिससे आपको मिल जाती है, तो वो चीज़ वो है। बाकी कोई आएगा, हाँ जी बादाम खा लें, सौंफ खा लें, इस तरह की चीज़ें खा लें, वो आपकी आई विजन बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर होती तो सारों की ना इनके लगती किसी को, ठीक है ना, किसी को मसला होता आँख का, सिर्फ ये खा लेते तो ठीक हो जाता। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हेल्प आ जाती है। अच्छा। एक प्लेसिबो इफेक्ट भी आता है, कई बार कोई चीज़ खा लेता है तो शायद वो फील होता है कि शायद उसकी वजह से नहीं होता, लेकिन कई बार ऑब्वियसली अगर आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे हैं और आपकी आंख ऑप्टिमम फंक्शन पे कर रही है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर ही रहती है बनिस्बतन जिसको कुछ चीज़ें मिक्स मिल रही हैं। कि विटामिन ए डेफिशिएंसी हमारे रूरल एरियाज़ में जो बच्चे जिनको खाने पीने में मकदार कम मिलती है वहाँ पे डेफिनेटली पाई जाती है, और उनकी आंख के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। आंख विटामिन ए ना हो तो आंख ड्राई होना शुरू होती है, कई बार उसमें से अल्सर बन के परफोरेट और खत ज़ाया भी हो सकती है। तो विटामिन ए इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन ए तो वो हमें ज़रूर लेना चाहिए अपनी आंखों के लिए। ये अच्छा, ड्राइनेस का भी बाइस बनते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में उसको हम कहते हैं वाइट आउट स्पॉट्स बन जाते हैं, आंख के ऊपर निशान बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो है, तो वो डेफिनेटली है। और जो आपका कॉर्नी है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए डेफिशिएंट होना, अगर किसी को मेल न्यूट्रिशन है तो उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी है और हमारे मुल्क में पाई जाती है। और हम MBBS में अपनी क्लासेस को स्पेशली पढ़ाते हैं कि मैंने बताया विटामिन ए डेफिशिएंसी हमारे मुल्क में प्रेवलेंट है, तो हमें पता होना चाहिए। और जो इसके सिम्टम है, अब कोई भी डॉक्टर बनेगा उसको पता होना चाहिए, और उसकी ट्रीटमेंट है। और हमारे पास उसके ख़ास इंजेक्शन भी आते हैं, वो टेबलेट्स ही होती है, उसमें विटामिन ए होती है। वो जिनको हो डेफिशिएंसी फिर उनको पिलानी पड़ती है हाई डोज, ताकि उनका लेवल बिल्ड हो जाए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा भी ले लें वो भी टॉक्सिक है। अच्छा, हाँ जी, जिस तरह एक्नी में लेते हैं विटामिन ए, वो लेते हैं तो रेटिनोइक एसिड लेते हैं, तो वो भी तो ओवर भी नहीं जा सकते, अंडर भी नहीं जा सकते, दोनों तरफ से विटामिन ए डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करता ही हमें वो करनी चाहिए। नॉर्मल जिस तरह आपकी डाइट में तो बॉडी अपने हिसाब से जितनी चाहिए होती है वो उठा लेती है, लेकिन आप जानबूझ के उसको ज़्यादा देते हैं तो फिर अगर वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ले उसके भी प्रॉब्लम है। दोनों के हैं, लेकिन नॉर्मल अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो उसमें सही रहता है। लेकिन नॉर्मली अगर जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो हमारी जो हैबिट्स हैं वो कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारी आई साइट जो है वो वीक हो रही होती है, फर्स्टली क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? फर्स्टली आजकल की दुनिया में तो फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन है। ये चीज़ें ज़्यादा जो आपको दिक्कत करती हैं, बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों में जैसा मैंने कहा था ब्रेन डेवलप हो रही है, तो अगर आप कोई चीज़ नज़दीक रखते हैं तो ब्रेन समझता है शायद यही मेरी दुनिया है, तो वो अपने आप को ब्रेन को एडजस्ट करता है, आई बॉल का साइज़ एडजस्ट करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली कि हाँ जी आंखों को सेट कर लो कि हर वक्त ये चीज़ करीब की सही नज़र आए, दूर की कम हो जाए। तो इस तरह मैं साउथ ईस्ट एशिया इस रीजन में, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा IT का काम है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ़ जो एनके लगती है वो नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ उसकी वजह से। तो एक चीज़ तो ये करता है, दूसरा इसके साथ आपकी
लाइफ के अंदर उसकी एक थोड़ी सी जिसको कहते हैं हैबिट बन जाती है या एडिक्शन का एलिमेंट भी आना शुरू हो जाता है, तो कई लोग तो वो भी कहते हैं कि उसके साथ आपका जब छोड़ते हैं तो आपको फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि हाँ जी पता नहीं मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, हाथ में मेरी कोई चीज़ मिसिंग है, विड्रॉल सिम्टम जिनको कहते हैं वो होते हैं। लेकिन तीसरी है कि उसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट जो पड़ती है उसकी वजह से ग्लेयर पड़ती है, उसकी वजह से लोगों को आंख में चुभती है। इस वजह से कई बार फ़ोन की ब्राइटनेस भी आपको देनी है, रात को कम करनी चाहिए, और स्पेशली रात को बिल्कुल अंधेरे में फुल ब्राइट पे करके फ़ोन देखेंगे तो उससे तो बहुत ग्लेयर पड़ती अच्छा। है। हाँ, तो उससे तो काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है आंख में, तो वो लाजमी। और वैसे भी आजकल जैसे फ़ोन में आए हुए हैं कि नाइट मोड ऑन कर दें, उसका कोई फ़ायदा होता है? हमारे फ़ोन में होता है वो कि अगर नहीं? आप खुद भी करके देखेंगे आपको फील होगा कि आपको कंफर्टेबल फील होगा कि आप जो देख रहे हैं वो आपको चुभ नहीं रही चीज़, तो वो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरी चीज़, बहुत देर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें या पढ़ने का काम करें तो आपका ब्लिंकिंग का रेट जो है ना, आंख जो बंद होती है वो कम हो जाता है और आंखें ड्राइनेस बढ़ जाती है। अच्छा। तो वो भी एक चीज़ है जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पहले कहा जाता था, लेकिन अब तो फ़ोन कंप्यूटर से ज़्यादा इस्तेमाल वो होता है। ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या आई ड्रॉप्स डाल लेने चाहिए अपनी आइज़ में? लुब्रिकेंट है, अगर को आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ हैंड बहुत ज़्यादा नहीं होती तो आंख को पानी के चीटे से भी कर सकते हैं साफ़। अगर नहीं है तो लुब्रिकेंट टीयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं, ऑफ द काउंटर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे लुब्रिकेंट्स, तो वो आप इस्तेमाल करते रहें तो उसके साथ आप ठीक रहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे आप वर्क प्लेस है उसको भी आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक कि है। कमरे के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। ह्यूमिडिफायर होगा तो फिर उसकी वजह से ड्राइनेस कम होगी। हाँ जी, पंखा चल रहा होगा तो उससे ज़्यादा आती है बनिस्बत उसके मुकाबले। और आजकल जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं और ख़ासतौर पर बाइक पर आप कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको गर्म हवा आंखों में पड़ती है तो उसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए भी आपने एहतियात करनी है। ऐनक पहन के बाहर निकलें या अगर वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो आंखों में पानी के छींटे ज़रूर मार लें कि वो जो डस्ट और बाकी जो चीज़ें आंखों में वो एलर्जी ना कर दे और आपकी जो आई साइट है वो ख़राब ना हो जाए। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस पर हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।